आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्टडी फॉर एसीसी एग्जाम्स या फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसीसी एग्जाम्स। एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये स्ट्रक्चर आप हर एक लेवल के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर आप नॉलेज लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर स्किल लेवल के लिए या फिर प्रोफेशनल लेवल के लिए। 4 स्टेप प्रोसेस है विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल फॉर एनी प्रोफेशनल एग्जाम। प्लस यहाँ पर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जहाँ पर लेट्स से आप अलग अलग पब्लिकेशंस यूज़ करके अपने प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हो, या फिर एक और सरप्राइज़ है लेकिन इसको मैं वीडियो के एंड में प्रेजेंट करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। राइट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, अगर आप नॉलेज स्किल या प्रोफेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लर्निंग प्रोसेस को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपल 4 स्टेप्स में। ये 4 स्टेप प्रोसेस आपको 1 बाय 1 फॉलो करनी है एंड इसको एक रूटीन में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप वीकली बेसिस फॉलो कर रहे हो या उस वीकली को मंथली कन्वर्ट कीजिए और मंथली को 3 मंथ 4 मंथ फेज में कन्वर्ट कर लीजिए डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन टाइम। अब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है स्टेप नंबर 1 से, जो होती है अंडरस्टैंडिंग या फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब अंडरस्टैंडिंग या फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और उसे पढ़ने के लिए आपने फर्स्ट टाइम बुक खोला है, तो फर्स्ट चैप्टर में ना कुछ कंसेप्ट्स प्रेजेंट किए होंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का। बेसिकली कंसेप्ट्स क्या पढ़ रहे हैं वहाँ पर, हम वो कंसेप्ट्स को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उसका इंडस्ट्री एप्लीकेशन क्या है, क्या डिसीजन मेकिंग के लिए इसकी ज़रूरत है या नहीं, या फिर एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर एज अ एनी पर्सन वर्किंग इन अ बिजनेस इस चीज़ की वैल्यू एडिशन क्या होती है, इंडस्ट्री में वैल्यू कैसे ऐड करता है। ये सारे क्वेश्चंस आप उस चैप्टर को पूछ लीजिए। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एक एग्जांपल लेता हूँ रेशियो एनालिसिस का, कि जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तब हम एक रेशियो को क्यों एनालाइज कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये रिलेशन क्या है, अगर 2 नंबर्स रखे हैं, एक रेशियो ज़्यादा है दूसरा रेशियो कम है तो वो क्यों है। इन चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए सोर्सेज 2 रहेंगे। फर्स्ट है, अगर आपके पास टीचर है, मेंटोर है, गाइड है, उनसे आप सीख लीजिए। अगर आप ये प्रोफेशनल एग्जाम फर्स्ट टाइम कर रहे हो अपने लाइफ में तो देयर इज अ गुड चांस आप असिस्टेंस लीजिए, ताकि एक टीचर यही कंसेप्ट आपको सिंप्लीफाई करके सिखाएगा। दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, परफेक्टली फाइन, बुक में इसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है, सो गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन और फिर देखिए कि आप इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हो या नहीं। दैट इज फर्स्ट पार्ट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी या फिर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होता है प्रैक्टिस। आपने सीख लिया है, क्या वो सही में आपने सीखा है या नहीं, ये चेक करना है हमें अंडर स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लेट्स से पहले 2 चैप्टर हो गए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप जाओगे फिर एमसीक्यू पे और हर चैप्टर के लिए कम से कम 20 to 30 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपकी एक्यूरेसी 70-80% से ज़्यादा आ रही है, यू आर ऑन ट्रैक, आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गई है। लेट्स से कुछ मार्जिनल पार्ट बचा है जो आप मिस्टेक से एनालाइज कर सकते हो, लेट्स से 60-70% से कम एक्यूरेसी आ गई है। इन दैट केस आप अपने टीचर या मेंटर के पास जाओ, वो मिस्टेक्स दिखाओ, उन्हें एनालाइज करो, आपने वो क्यों मिस्टेक्स किए, क्या गलत हुआ, क्या अंडरस्टैंडिंग में कुछ गैप है, या फिर अपने नंबर्स कुछ गलत रीड किए, या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, या कुछ सिली एरर था। इन सारी चीज़ों का एनालाइज कीजिए। एनालिसिस करने के बाद एक लर्निंग कर्व स्टार्ट होता है। लर्निंग सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे खत्म नहीं होता है, बल्कि प्रैक्टिस तो भी एक सर्टेन लेवल ऑफ लर्निंग जारी है। अब ये 2 स्टेप्स होने के बाद थर्ड स्टेप आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है टेस्टिंग फेज। अभी टेस्टिंग फेज हम कैसे करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिनस्ट्रीट का। जैसे ही सैटरडे संडे को कोई क्लास होता है और आप कंसेप्ट समझ लेते हो, मंडे टू वेडनेसडे आपको टाइम दिया जाता है टू डू एन असाइनमेंट, जहाँ पर आपको जो भी सीखा है, जो भी कंसेप्ट आपने सीखी वो जाके आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट करोगे। अगर कोई कंसेप्ट है जिसके बुलेट पॉइंट्स आपको खुद के लैंग्वेज में लिखने हैं, वो आप लिख सकते हो। जो भी टीचर के नोट्स है उन्हें आप रेफर कर सकते हो, और बेसिकली जो भी आपको नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं, वो आप मंडे को कंप्लीट कर सकते हो। ट्यूसडे वेडनेसडे उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे वेडनेसडे को प्रैक्टिस हो जाती है, थर्सडे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ टेस्ट। या अगर 2 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर हो गए, जितना भी हो गया, उसके ऊपर आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो एवरी थर्सडे, एंड एवरी फ्राइडे यू विल सिट फॉर अ टेस्ट। तो इससे क्या होता है कि सैटरडे संडे कंसेप्ट समझ ली, मंडे टू वेडनेसडे आपने प्रैक्टिस कर ली, थर्सडे यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, फ्राइडे आपने टेस्ट दे दी। पूरा लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। और फ्राइडे को टेस्ट देना क्यों जरूरी है? सी एज अ कैंडिडेट, जब आप इन बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, जहाँ पर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिलेबस है, एक सर्टन लेवल तक डिफिकल्टी भी है, तो हर लेवल पे ना कैंडिडेट को कॉन्फिडेंस होना और टीचर को भी उस कैंडिडेट में कॉन्फिडेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। अब कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो आता है प्रूफ के साथ, डेटा के साथ। और जब आप एक टेस्ट देते हो, आपका स्कोर दिखता है, वो काम करता है कॉन्फिडेंस बूस्टर का, कि यार 70-80% आ रहा है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। 40-50% आ रहा है, इट्स अ वेकअप कॉल, कि चलो वापस जाते हैं, पढ़ते हैं, जो भी कंसेप्चुअल गैप्स है उन्हें कवर अप करते हैं। सो टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फर्स्ट 3 स्टेप्स क्लियर हो गए। पहला रहेगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा रहेगा प्रैक्टिस, तीसरा रहेगा टेस्ट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो है रिविजन, स्टेप नंबर 4। अब रिवीजन की क्यों ज़रूरत है? सिंपल एग्जांपल देता हूँ।
लेट्स से हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया एंड ओवरऑल 15 चैप्टर्स है, तो क्या होता है जब तक हम 6th 7th या 8th चैप्टर तक पहुंचते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो भी हमने शुरुआत में पढ़ा है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स, वो हम भूल सकते हैं। तो अब उन्हें रिटेन करने के लिए, वो कंसेप्ट्स को रिटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हियर इज अ सिंपल +7 फार्मूला कि जो भी आपने पहले वीक में पढ़ा है, लेट्स से सैटरडे टू फ्राइडे आपने लेक्चर्स अटेंड किए, प्रैक्टिस की, टेस्ट किया, इस फ्राइडे को टेस्ट देने के बाद अगले फ्राइडे आप वापस उसका रिवीजन करो। और रिवीजन में आपको क्या क्या करना है, 3 सिंपल चीज़ें करनी है। सबसे पहले जो भी नोट्स लिखे हैं, चाहे वो टीचर के नोट्स हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग हो या फिर खुद के बुलेट पॉइंट्स हो, उससे आपको रिटेन हो जाएगा, अरे हमने क्या पढ़ा था। दूसरा, अगर कुछ पेंडिंग क्वेश्चन है, लेट्स से प्रैक्टिस एक्सरसाइज में 30-40 MCQs थे, उसमें से हमने बस 20 MCQs किए थे, तो बचे हुए जो 10-20 MCQs है उन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड थिंग, जो आपने 20 MCQs कंप्लीट किए थे, उनमें से कुछ MCQs शायद गलत हुए होंगे, तो आप उन्हें वापस अटेम्प्ट करो, देखो कि आर यू एबल टू सॉल्व इट करेक्टली दिस टाइम। तो इस रिवीजन के साथ क्या होगा, जो भी आपका लर्निंग कर्व है वो वापस कंटिन्यू करेगा, यू आर स्टिल गेटिंग बेटर। और आपको ये +7 का फॉर्मूला 3 बार रिपीट करना है, मतलब एक हफ्ता आपने पढ़ लिया, 7 दिन बाद पहला रिवीजन, 7 दिन बाद दूसरा रिवीजन, 7 दिन बाद तीसरा रिवीजन। नाउ देयर इज इनफ साइंटिफिक एविडेंस कि आप हर 7 दिन के बाद रिवाइज कर रहे हो, वो भी 3 बार। तो इतना रिवीजन करने के बाद वो कंसेप्ट आराम से 1 महीना 2 महीना रिटेन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आता है ट्विस्ट, आपको बस ये वीकली बेसिस पे रिवाइज नहीं करना है। जैसे ही आधा सिलेबस हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी डू एट फिनस्ट्रीट बाय द वे, लेट्स से 15 चैप्टर्स है, आधा सिलेबस हो गया, 7 या 8 चैप्टर्स हो गए, आपको एक छोटी सी टेस्ट रखनी है जो है मिड सीजन मॉक। इससे क्या होगा कि चलो आपने चैप्टर 1 2 3 4 5 6 तो कवर कर लिए, लेकिन अब 7th चैप्टर आ गया, आपको सडनली एक वेकअप कॉल आएगा, अरे टेस्ट आ गई है, तो हमें सब कुछ रिवाइज करना चाहिए। सो आगे यू अगेन गो बैक टू पेज नंबर 1 और वहाँ पे से वापस रिवीजन स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन बेस होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, और जब आप 15th चैप्टर तक जाओगे तब आपका पहला पेज स्ट्रांग रहेगा, और जो रीसेंट चैप्टर्स है वो तो अभी किए हैं तो वो भी रिटेन हो जाएंगे। सो इन दिस वे यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम फ्रॉम ऑल पॉसिबल एंगल्स। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आपको एक वीकली रूटीन सेट करना है 4 स्टेप्स के साथ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते वक्त आपको आधा सिलेबस कंप्लीट करना है। आधा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मिड सीजन मॉक रखिए, तो पहले हाफ सिलेबस पे आप टेस्ट दे सकते हो, और फिर इसके आगे जो आधा सिलेबस है वो कंप्लीट करके आप फाइनल मॉक एग्जाम दे सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सिलेबस एग्जैक्टली कब खत्म होना चाहिए। हमें एक्सट्रीम सिनारियोज नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि अभी एग्जाम 1.5-2 महीने बाद है। इससे क्या हो सकता है कि अगर बीच में कुछ बाकी की चीज़ें आ गई, डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ और चीज़ों के साथ ऑक्यूपाई हो गए, तो वो मोमेंटम टूट सकता है, जो भी आपने सीखा है, रिटेन किया है, वो आप भूल सकते हो, एंड दिस कैन इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस इन दी एग्जाम, स्कोर लो हो सकता है, देयर इज़ अ रिस्क। दूसरा, हमें ऐसे भी नहीं करना है कि अरे अभी सिलेबस खत्म हो गया और 2-3 दिनों में एग्जाम है या 7 दिनों में एग्जाम है, हमें ये भी नहीं करना है। तो आइडियल टाइम क्या रहेगा, 20 या फिर 25 डेज। लेट्स से 20-25 डेज पहले, मतलब एग्जाम डेट से पहले आपका प्रिपरेशन हो गया, देन एक 20 डे स्ट्रैटेजी रखिए खुद के लिए, विच इज़ मोर देन इनफ। और इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, एडिशनल रिवीजन करना है, उसके बाद फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स देनी है। फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स मतलब जो आप एग्जैक्ट एग्जाम देने जाओगे उसका एक रेप्लिका आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर मिनिमम 3 एग्जाम्स तो आपको देने ही है, लेकिन ये बेर मिनिमम है। आइडियल रहेगा 5 एग्जाम्स, और आपने 7-8 एग्जाम्स दे दिए तो नथिंग लाइक इट, तो आपको मॉक एग्जाम्स भी देने चाहिए। आइडिया आ जाता है कि वेयर यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर स्कोर कंसिस्टेंट है, रिक्वायर्ड लेवल को मैच कर रहा है, देन यू आर ऑल सेट फॉर द एग्जाम। लेकिन अगर आपका स्कोर इनकंसिस्टेंट है, अचानक से ऊपर जा रहा है, अचानक से नीचे आ रहा है, इन दैट केस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कहीं पर कुछ कंसेप्ट्स में, कुछ चैप्टर्स में एक वीक एरिया है। तो उस गलतियों को ट्रैक करके आप वापस उस चैप्टर पे जाइए, मेक श्योर दैट ऑल द गैप्स आर कवर्ड, कहीं पर भी कुछ आपने ऑप्शनल नहीं रखा है, कहीं पर आपने कुछ स्किप नहीं किया है, फिर ऐसे करते हुए आप आगे जा सकते हैं। वापस आना है, गैप्स को कवर करना है, एंड मेक श्योर यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। अब आते हैं एक प्रिपरेशन टिप के ऊपर, या रादर एक ट्रिक के ऊपर, जहाँ पर आप अपना प्रिपरेशन और भी बेटर कर सकते हो। लेकिन इससे पहले एक क्विक अनाउंसमेंट, अगर आप एक कैंडिडेट हो जिसे ACCA परस्यू करना है, या फिर ऑलरेडी आप ACCA परस्यू कर रहे हो, लेकिन आपको एक टीचर, एक कोच या एक मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा। सेकेंडली, ये रूटीन फॉलो करने में हेल्प करेगा। थर्ड, एक टीम जो आपके ओवरऑल प्रोग्रेस को ट्रैक करेगी, एनालिटिक्स को ट्रैक करेगी, और आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगी, पुश करेगी। एंड लास्टली, अगर आपको एक इफेक्टिव फैकल्टी चाहिए, कोच चाहिए, मेंटोर चाहिए, जो एकेडमिक वर्ल्ड से है, जो ACCA के ग्लोबल रैंकर्स है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से है, जो IFRS एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जो 10-15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, अगर आपको एक ऐसी फैकल्टी चाहिए, देन डू कंसिडर कनेक्टिंग विद आवर टीम एट फिनस्ट्रीट एजुकेशन। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए या फिर जस्ट एक्सप्लोर करना है, मैंने इसके लिए एक गूगल फॉर्म मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में,
प्लस मैंने वेबसाइट की लिंक भी मेंशन की है, आप इस वेबसाइट के लिंक पे जा सकते हो, इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो और हमारे काउंसलर्स आपको गाइड करेंगे और आपको बस फैकल्टी से बात भी करनी है, हमारी टीम वो भी फैसिलिटेट कर देंगी। विद दिस लेट्स गेट बैक टू द वीडियो, जहाँ पर हम अब एक टिप को डिस्कस करेंगे। प्रिपेयर तो कर रहे हो, लेकिन क्या आप इसे बेहतर बना सकते हो, एनहांस कर सकते हो? हाँ, एक पब्लिकेशन का ना कॉम्बिनेशन बना सकते हो और इस प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो। और ये सजेशन आया है एक ACCA ग्लोबल रैंकर से, ठीक है। वन ऑफ माय कलीग्स और जो फैकल्टी मेंबर है इंस्टीट्यूट में, इन्होंने ये सजेशन दिया था। तो सजेशन कुछ ऐसा है, लेट्स से आपने एक पब्लिकेशन लेकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। लेट्स से यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन विथ BPP। तो BPP में आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट नोट्स को हाईलाइट करोगे एंड लास्टली प्रैक्टिस भी करोगे। अब प्रैक्टिस होने के बाद आपको खुद को टेस्ट करना है, तो आप खुद को टेस्ट कैसे करोगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपने प्रैक्टिस कर लिए। तो यहाँ पर यू कैन जंप टू सेकंड पब्लिकेशन। आप कप्लान के क्वेश्चंस लेके खुद को टेस्ट कर सकते हो। अभी कुछ टीचर्स हैं जिनका मानना है कि दिस इज नॉट एन आइडियल स्ट्रैटेजी, आप टू मेनी सब्सक्रिप्शन या टू मेनी पब्लिकेशंस के पास मत जाइए। परफेक्टली फाइन, आपको बहुत सारे पब्लिकेशंस के पास नहीं जाना है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग बहुत सारे क्वेश्चंस, दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, मोर द मेरियर। तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आपको 2-3 अलग अलग टेक्स्ट बुक्स पढ़नी चाहिए, टेक्स्ट बुक आप एक ही पढ़ सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, परफेक्टली फाइन, आप एक पब्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यू कैन जंप टू अनदर पब्लिकेशन और फिर वहाँ के क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट ट्रीट कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी के साथ जब आप आगे जाओगे, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, प्लस यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि अब हर तरह का क्वेश्चन आपने प्रीटी मच कर लिया है। तो जो भी एग्जाम में आएगा, यू आर समवट प्रिपेयर्ड फॉर एनी चैलेंज दैट कैन पोटेंशियली कम। तो ये रहा आपका ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया, डू प्रेस थम्स अप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।